नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे और इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस को जानेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप जरूर पढ़ लेना, इसके नोट्स भी आप जरूर बना लेना। यानी आज हम पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस को हम जानेंगे यूरोपियन यूनियन का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अगर हम इसकी बात करें तो द यूरोपियन यूनियन, EU यानी यूरोपियन यूनियन, इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ मोर देन 18.8 ट्रिलियन डॉलर इन 2016। यानी जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी जो GDP है और इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जो कि स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द US, जो कि US से थोड़ी सी जरूर बड़ी है। इट्स करेंसी, जो इसकी करेंसी है यूरो, द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर। तो जो कि इसकी जो करेंसी है यूरो, ये हो सकती है खतरा। जो यूरो है ये US डॉलर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी हो सकती है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आने वाले समय में हम डॉलर ना एक्सचेंज करें, हम सीधा यूरो की ज्यादा प्रचलित हो, यूरो ज्यादा हम यूज करें। जैसे आज भी हम कहीं जाते हैं तो हम लोग डॉलर में एक्सचेंज करवा लेते हैं, इजी होता है डॉलर, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस है। लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाए, इसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाए और यूरो की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लार्जर देन, इसके ये जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 3 गुना इसकी हिस्सेदारी है। यानी ये जितना भी वर्ल्ड करता है उसका 3 गुने के अंदर ये हिस्सेदारी है। डेट ऑफ द US अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद द US एंड चाइना। और क्योंकि ये ट्रेड के अंदर इसका 3 गुना हिस्सा है, इस वजह से ये US एंड चाइना से जब भी ट्रेड के मामला होता है तो उससे वो पूरी तरीके से दादा की तरह बर्ताव करता है। कौन? यूरोपीय यूनियन। यानी इसकी यूरोपियन यूनियन की बहुत ज्यादा चलती है ट्रेड के मामले में। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। क्योंकि इकोनॉमिक पावर इसकी इतनी ज्यादा है तो इस वजह से इसका जो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है, दबदबा है, इसके जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है, उनके जो आसपास के जो भी कंट्रीज है, उनके बीच में यूरोपियन यूनियन का दबदबा बहुत ज्यादा है। ये एशिया के अंदर इसका दबदबा बहुत ज्यादा है और अफ्रीका के अंदर भी इसका दबदबा बहुत ज्यादा है यूरोपियन यूनियन का। इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को बता दूं कि ये ऐसी एक संस्था है जो भी इसके मेंबर्स जुड़े होते हैं वो ट्रेड को अच्छे से अच्छा और बहुत ही कम समय में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बनाने में ये वर्क करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर भी इस यूरोपियन यूनियन का दबदबा बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड ट्रेड का ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन और इसके अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी चलती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम जानेंगे इसके यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक, अक्सर डिप्लोमेटिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि हर बात वो लड़ाई नहीं कर सकता। जो यूरोपियन यूनियन है हर चीज के लिए लड़ाई वो नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो लड़ाई ना करके थोड़ी चालबाजी करता है, उसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक। ऐसा आप समझ सकते हो कि यूरोपियन यूनियन मान लो होते कोई एक कंट्री है, उससे यूरोपियन यूनियन की बहुत ज्यादा बनती नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, कुछ ऐसी चालबाजी कर देगा जिसकी वजह से इस कंट्री को प्रॉब्लम फेस होगा। ये होता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। 2 members of the European Union, Britain and France, hold permanent seats on the UN Security Council। जो UN Security Council है इसके अंदर जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है, इन लोगों की परमानेंट सीट है। परमानेंट सीट होने की वजह से इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स several non-permanent members।
और यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं, कई सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स है किसके, यूएनएससी। अब ये यूएनएससी क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ही है, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। दिस हैज इनेबल्ड द यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसीज सच एज द करेंट यूएस पोजिशंस ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। दरअसल अब इसकी इतनी ज्यादा चलती है, इसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इसका इतना ज्यादा है कि ये कभी कभार क्या करता है कि जो यूएस की जो पॉलिसीज है उसको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब पहले हम समझते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या था। दरअसल इसके अंदर क्या हुआ था कि इन 2002 वर्ल्ड केम टू नो ईरान इज वर्किंग विद द न्यूक्लियर। 2002 में विश्व को पता चला, दुनिया को पता चला कि भाई ईरान भी कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड वर्क कर रहा है। हालांकि ये कहता था कि भाई हम पावर्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन असली मकसद क्या था इसका, यही जानता, ईरान ही जानता, कोई भी नहीं जानता। सो वेस्ट कंट्री जैसे ही पता चला कि ईरान न्यूक्लियर पावर को से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, देन क्या हुआ, जितनी भी वेस्ट कंट्रीज थी स्टार्टेड अपोजिंग, स्पेशली अमेरिका। वो लोग ईरान के इस न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इसके विरोध में हो गए कि ईरान क्यों न्यूक्लियर पॉलिसी बना रहा है, ईरान क्यों न्यूक्लियर जो वेपन्स, तो हालांकि पता नहीं चला कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, लेकिन वो इस बात पे सवाल थे कि न्यूक्लियर से रिलेटेड वर्क ही क्यों कर रहा है। तो खासकर अमेरिका इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस था कि अमेरिका पूरी तरीके से फोकस था कि ईरान जो न्यूक्लियर पॉलिसी पे वर्क करना, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वर्क करना पूरी तरीके से बंद कर दे। तो लेकिन यूएन ने यहाँ पे टांग अड़ाई, जिसकी वजह से ये उस तरीके से दबाव नहीं डाल सकता ईरान के ऊपर। ये आप बड़ी क्लासों में और अच्छे से समझोगे। हालांकि ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। इट यूज ऑफ डिप्लोमेसी इज बेस्ट रेदर देन मिलिट्री फोर्स, यानी ये इस तरीके से चालबाजी करता है ना कि ये मिलिट्री फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। दरअसल क्या होता है, कोई कंट्री है वो अगर आपकी बात नहीं मानती है तो कंट्री के पास ऑप्शन होता है वॉर कर दो, लड़ाई झगड़े कर दो। लेकिन यूरोपीय यूनियन जो है वो लड़ाई झगड़ा उतना ज्यादा इसके लिए सक्षम नहीं हो पाता, यानी इतना ज्यादा उसको अच्छा नहीं लगता लड़ाई झगड़ा करना किसी भी कंट्री से। उसका सबसे अच्छा तरीका है चालबाजी करना, यानी वो इस तरीके से चालबाजी कर लेता है कि उस कंट्री को घुटने टेकने पड़ते हैं यूरोपियन यूनियन के सामने। इट्स डायलॉग विद चाइना, ऐसा उसने चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि चाइना जो ह्यूमन राइट्स को पूरी तरीके से उल्लंघन करता है और वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल को डिग्रेड करता है, यानी वो इतनी फैक्ट्रियां लगाता है, जंगलों को काट पीट देता है। उसकी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है वो अच्छी से नहीं है, अच्छी बनाई नहीं गई है। तो यूरोपियन यूनियन क्या करता है, ऐसी चालबाजी कर देता है कि चाइना को ये ह्यूमन राइट्स अपने यहाँ पे सुधारने पड़ते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको पॉलिसी बनानी पड़ती है, वरना यूरोपियन यूनियन इस तरीके से चालबाजी कर देगा कि हम आपके कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, जाओ। अब इन्वेस्ट नहीं होगा तो चाइना को ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वजह से उसको पॉलिसी बनानी पड़ती है। आगे हम बढ़े तो आगे हम ये जानेंगे इसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस के, यानी यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री इन्फ्लुएंस को जानेंगे कि उसकी जो मिलिट्री है वो कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है। तो अगर हम यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री देखें तो द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म फोर्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी इसकी सेकेंड लार्जेस्ट है। इसके अंदर ये 2016 का डेटा है, जहां पे 1,04,10,626 पर्सन है जो कि इस मिलिट्री के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि मिलिट्री के अंदर वर्क करते हैं, जो कि ये बहुत ज्यादा है एक्चुअली में। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस, यानी ये अपने मिलिट्री पे जितना खर्च करता है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे यूएस बहुत ज्यादा अपने मिलिट्री पे खर्च करता है, दूसरे नंबर पे हमारा यूरोपियन यूनियन आता है। 2018 के डेटा के अनुसार $249.3 बिलियन ये अपनी सिक्योरिटी डिफेंस या डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स स्टेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो ब्रिटेन और फ्रांस है इनके पास न्यूक्लियर पावर 555
न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी इनके पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये सारे के सारे 500 के 550 ये सारे अमेरिका पर अगर एक बार इन लोगों ने छोड़ दिया ना, तो अमेरिका दिखेगा ही नहीं, कहीं पे नक्शे में ही नहीं दिखेगा आप लोगों को, इतना खतरनाक है सारे। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूरोपियन यूनियन वॉर के अंदर ही आगे नहीं है, वो जो स्पेस एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस के अंदर जो स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी आगे है। जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, ट्रेड, इंटरनेट हो गया, या फिर कह लीजिए फोन, इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों के अंदर भी वो सबसे ज्यादा आगे है। अब यहां से मिलिट्री इन्फ्लुएंस हमारा खत्म होता है, इतना आप लिख सकते हो। देखो एग्जाम में पूछा जाता है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी पूछ लिया जाता है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी पूछ, ये या तो एक एक करके पूछे गए, तीनों करके पूछ लेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ से हमारा थोड़ी और चीजें जानने को हमें मिलती है जो कि आप लोगों के लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, चैप्टर का पार्ट है लेकिन इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अगर हम सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसका मतलब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कई सारे सरकारें होती हैं, बिल, और वो जो सरकारें होती हैं वो अपनी पावर किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देती हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन को जितने भी उसके मेंबर्स हैं, उन कंट्रीज ने अपनी सारी पावर्स किसको दे रखे? यूरोपियन यूनियन की। तो वही बात यहाँ पे की गई है। द यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, इन लोगों ने इसको पावर दे रखी है। जब इसको पावर मिली है तो ये इसकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एरियाज के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, नो डाउट, बिना किसी हिचक के वो कुछ भी कर सकता है अपनी मेंबर कंट्रीज के अंदर। बट इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर्स स्टेट्स हैव देयर ऑन फॉरेन रिलेशन, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, यानी कई सारे इसके ऐसे कंट्रीज हैं जो इसकी जुड़ी हुई हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी अलग है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी अलग है। यूरोपियन यूनियन कहता है कि इस कंट्री के साथ हमें ऐसा रिलेशन रखना है, लेकिन इसी का मेंबर कहता है कि नहीं, हम इसके साथ इस तरीके का, हम इससे डिफरेंट टाइप का रिलेशन हम रखेंगे। डिफेंस पॉलिसी, इनकी डिफेंस पॉलिसी भी अलग है। डेट आर ऑफन एट ऑड्स विद ईच अदर, और कभी कभार इसी की वजह से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। दरअसल क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के ये दोनों मेंबर हैं, ये कहता है कि हम इसके साथ हैं, इस कंट्री के हम साथ हैं, ये कहता है हम इस कंट्री के खिलाफ हैं। तो इस वजह से ये खुद ही मेंबर है एक दूसरे के, लेकिन आपस में ये दोनों लड़ाई कर बैठेंगे इसके चक्कर में। Thus, Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, but France and Germany was opposed it. दरअसल क्या हुआ कि जब अमेरिका ने इराक इन्वेजन किया, यानी जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया और उसके पार्ट भी रहे। बट जो फ्रांस और जर्मनी है वो उसके खिलाफ था, वो इस बात के खिलाफ था कि आप अमेरिका के साथ क्यों हो। दूसरी चीज, जो इसने युद्ध किया, जो उसने अमेरिका ने इराक पे हमला किया, इस बात के भी वो खिलाफ थे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ये दोनों भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो पॉलिसी है वो एक जैसी नहीं है। एक की पॉलिसी है सपोर्ट करना, एक की पॉलिसी है इसके अगेंस्ट जाना। तो यही इसके अंदर बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है देयर इज अ सोशल एंड डीप सीटेड यूरो एक्सेप्टिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द यूएस इंटीग्रेशन एजेंडा। दरअसल क्या हुआ कि कई सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस बात को मानने से इनकार कर दी कि हमारे यहाँ पे यूरो चलेगा। वो लोग कहते हैं कि हम यूरो को अपनाएंगे नहीं, हम जो आप करेंसी कह रहे हो यूरो चलाने के, ये इसके मेंबर्स ही कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के कह रहे कि हम यूरो को नहीं चलाएंगे, हम अपनी खुद की करेंसी को हम अपने कंट्री के अंदर चलाएंगे। थस फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पुराने, उन्होंने कहा, उनका नाम क्या है, मार्गरेट थैचर, केप्ट दैट यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी यूनाइटेड किंगडम
यानी जो ब्रिटेन की जो मार्केट है और जो यूरोपियन मार्केट है, इससे इन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी। यानी यूरोपियन मार्केट के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं हुए, ये अपना अलग इन्होंने अपनी एक मार्केट को बनाकर रखे। डेनमार्क और स्वीडन have resisted the Maastricht Treaty and the adoption of the euro, the common European currency. डेनमार्क और जो स्वीडन थे, इन लोगों ने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से थोड़ा खुश नहीं थे, इन लोगों ने मानने से भी इनकार कर दी और वो इस बात के लिए भी इन लोग नाराज हो गए कि हम अपनी कंट्री के अंदर यूरो नहीं चलाएंगे। दरअसल कह रहे थे कि यूरोपियन अगर आप मेंबर बनोगे तो आपको अपनी कंट्री के अंदर यूरो को चलाना पड़ेगा, यूरो करेंसी आपको चलानी पड़ेगी, लेकिन वो इस बात के खिलाफ थे, कहते थे हम यूरोपियन करेंसी को हम अपनी कंट्री के अंदर नहीं चलने देंगे। अब इसी सारे रीजन जो हमने पढ़ा, इसी की वजह से दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। इसी की वजह से क्या होता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो खुल के काम नहीं कर पाता, क्योंकि अलग अलग बाउंडेशन आ जाती है, अलग अलग कंट्रीज आ जाती है जो इसको खुल के काम करने से रोक देती हैं। पावर होते हुए भी पूरी तरीके से फैल नहीं पा रहा। अब मैंने यहाँ पे मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बारे में बात की है कि आखिर का ये ट्रीटी क्या है। ये ट्रीटी, दिस ट्रीटी वाज फॉर यूरोपियन कंट्री इन 7 Feb 1992। ये जो ट्रीटी थी ये यूरोपियन कंट्रीज के बीच में थी, यानी जो भी यूरोपियन स्टेट्स है वो यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहते तो उनको इस ट्रीटी पे साइन करना पड़ता था। 7 Feb 1992 को कई सारी जो स्टेट्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे साइन किए। फाइनली इस संधि के में ये कहा गया था कि अगर आप इस ट्रीटी में साइन करते तो हम सभी एक हो जाएंगे, हमारा ट्रेड एक जैसा होगा, इक्वल राइट्स फॉर मेंबर सिटीजन, यानी हम सभी को जो हमारे से जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं हम उनको इक्वल राइट्स देंगे। और उन्होंने ये भी बात कही कि मान लेते हैं ये बी ए कंट्री है, बी कंट्री, ये दोनों यूरोपियन यूनियन से जुड़ गए। अगर एक कंट्री का सिटीजन बी कंट्री में रहना चाहता है तो उसको वहां के जो कंट्री के जो मेंबर्स है इसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अगर जो बी कंट्री का मेंबर है वो एक कंट्री में जाकर बसना चाहता है, वहां पे रहना चाहता है, तो एक कंट्री वाला जो पर्सन है, एक कंट्री के जो लीडर्स होंगे, जो गवर्नमेंट होगा, वो इस पर्सन के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसे कि ये उन्हीं का ही देश का है, उन्हीं का ही सिटीजन। ऐसा बी के लिए भी है। तो ये होता है 1 नवंबर 1993 में ये जो मास्ट्रिक्ट संधि है इसको एक्टिव कर दिया गया और इसी को एक्टिव करने के साथ ही हमारा यूरोपियन यूनियन को फॉर्म कर दिया गया, यूरोपियन यूनियन हमारा बन गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं।